तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन फ्यूचर पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों ये जो मूवी है ये हमें एक तरह से अभी हाल ही में देखने को मिली थी और इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। तो इसी के बारे में मैं ये एक तरह से वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। जासूसी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गाई रिची ने किया है और इसे रिची, इवान एटकिंसन और मार्न डेविस ने लिखा है। फिल्म में जेसन स्टैथम, ऑब्रे प्लाजा, जोश हार्टनेट, कैरी एल्वेस, बुग्जी मेलोन और ह्यूग ग्रांट ने अभिनय किया है। फिल्म एक जासूस, ऑर्सन फॉर्च्यून स्टैथम, के बारे में है जिसे एक हथियार डीलर, ग्रांट, द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने से पहले एक चोरी की गई हाईटेक डिवाइस को पुनः प्राप्त करना होगा। ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डी ग्वेरे को 4 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और 3 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे 7 अप्रैल को यूनाइटेड किंगडम में अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। कथानक: यूक्रेनी माफियाओं का एक गिरोह द हैंडल नामक एक उपकरण चुराने में सफल हो जाता है। इसकी अनुमानित कीमत अरबों में है। ब्रिटिश सरकार नेथन जैस्मीन को अरबती हथियार डीलर ग्रेग सिमंड्स द्वारा इसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने से पहले है हैंडल को वापस पाने के लिए नियुक्त करती है। नाथन ने सारा फिडेल, जेजे डेविस और अन्य लोगों से बनी एक टीम का नेतृत्व करने के लिए सुपरजासूस ऑर्सन फॉर्च्यून को नियुक्त किया। टीम मैड्रिड की यात्रा करती है हैंडल से डेटा युक्त हार्ड ड्राइव को ले जाने वाले कुरियर की तलाश में। उनकी खोज को माइक द्वारा बाधित किया जाता है जो नाथन का प्रतिद्वंद्वी है, जिसे हैंडल को पुनः प्राप्त करने के लिए भी काम पर रखा गया लगता है। सारा, एक अमेरिकी और कुशल हैकर, पहले हार्ड ड्राइव की सामग्री की प्रतिलिपि बनाने में सफल हो जाती है। यह जानने पर कि सिमंड्स कांस में एक चैरिटी गाला आयोजित करने की योजना बना रहा है, टीम सिमंड्स का ध्यान भटकाने में मदद करने के लिए अपने पसंदीदा फिल्म स्टार डैनी फ्रांसिस्को को ब्लैकमेल करके इसमें घुसपैठ करने का फैसला करती है। सिमंड्स रैनी और माइकेला, जो सारा की प्रेमिका के रूप में काम करती है, को एंटाल्या में अपने तुर्की विला में कुछ समय बिताने के लिए आमंत्रित करता है। ऑर्सन यूक्रेनी माफिया के घर में घुसपैठ करता है ताकि सारा को उनके कंप्यूटरों को हैक करने में मदद कर सके, इसे डकैती के रूप में छिपाते हुए। ब्रिटिश सरकार नेथन को चेतावनी दी कि हैंडल एक उन्नत एआई है जिसे दुनिया की किसी भी सुरक्षा प्रणाली को हराने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यह जानने पर कि हैंडल का आदान प्रदान एंटाल्या में होगा, टीम तुर्की की यात्रा करती है। जबकि सिमंड्स रैनी को अपनी यादगार चीजें दिखाते हैं, ऑर्सन और जेजे तुर्की सरकार के भीतर सिमंड्स के एक जासूस को ट्रैक करने के लिए काम करते हैं। सिमंड्स के वकील के रूप में प्रच्छन्न ऑर्सन आदान प्रदान में शामिल होता है और इसे अंतिम रूप देता है, लेकिन माइक और उसके आदमी हस्तक्षेप करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग सभी उपस्थित लोगों की मृत्यु हो जाती है और हैंडल की चोरी हो जाती है। सिमंड्स उन्हें बताता है कि खरीदार 2 जैवतकनीक मुगल, ट्रेंट और अर्नोल्ड थे, जो सोना जमा कर रहे थे और दुनिया भर में वित्तीय पतन का कारण बनने के लिए हैंडल का इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे। जबकि ऑर्सन और जेजे भूतल पर भारी सुरक्षा को साफ करते हैं, सिमंड्स और डैनी टॉवर में जाते हैं, जहां माइक टेक मुगलों के साथ हैंडल के सौदे को अंतिम रूप दे रहा है। सिमंड्स उन्हें बहुत प्रभावी ढंग से दिखाता है कि अगर उसे हथियार के लिए भुगतान नहीं किया जाता है तो वह बहुत आसानी से उनके प्रियजनों को मार सकता है। वह और डैनी हर किसी के एक दूसरे पर हमला करने से पहले वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जब ऑर्सन आता है तो केवल माइक ही बचा होता है, इसलिए वह उसे बाहर ले जाता है और हैंडल को पुनः प्राप्त करता है। दोहा में टीम को एक और नौकरी की पेशकश की जाती है। कास्ट: जेसन स्टेथम ऑर्सन के रूप में, ऑब्रे प्लाजा सारा के रूप में, कैरी एल्वेस नाथन के रूप में, ह्यूग ग्रांट ग्रेग, जोश हार्टनेट डैनी के रूप में, बग्जी मेलोन जेजे के रूप में, एडी मार्सन नाइटन, पीटर फर्डिनेंडो माइक के रूप में, लूर्डेस फेब्रेस एमिलिया के रूप में, मैक्स बेसली बेन हैरिस के रूप में, यूजेनिया कुजमीना मार्सिया के रूप में, बेस्टेमसु ओजदेमिर विवियन के रूप में, कान उर्गांसियोग्लू कासा के रूप में, टॉम रोसेंथल ट्रेंट के रूप में। उत्पादन: पटकथा इवान एटकिंसन, मार्न डेविस और रिची ने लिखी थी। 5. मीरामैक्स द्वारा निर्मित, इस परियोजना को मूल रूप से एसटीएक्स एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया जाना था। 5-6 दिसंबर 2020 में ऑब्रे प्लाजा कलाकारों में शामिल हुई। 7 जनवरी 2021 में
कैरी एल्वेस, बुग्जी मेलोन और जोश हार्टनेट सहायक भूमिकाओं में कलाकारों के साथ शामिल हुए। 8, 9, 10, 11 फरवरी 2021 में ह्यू ग्रांट कलाकारों में शामिल हुए। 12 मुख्य फोटोग्राफी 14 जनवरी 2021 को शुरू हुई, जिसका फिल्मांकन अंताल्या, तुर्की, फ्रनबोरो और कतर में हुआ। 8, 13 पहले फाइव आइज खुफिया गठबंधन के संदर्भ में के रूप में जाना जाता था। सितंबर 2021 में फिल्म का आधिकारिक नाम बदलकर ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डे गुएरे कर दिया गया। 14 रिलीज नाट्य ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डे गुएरे को एसटीएक्स एंटरटेनमेंट द्वारा रिलीज किया जाना था। 15, 16 इसे मूल रूप से 21 जनवरी 2022 और 18 मार्च 2022 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। 17, 18 फरवरी 2022 को स्टूडियो द्वारा टिप्पणी के बिना फिल्म को रिलीज शेड्यूल से हटा दिया गया था। 19 रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि फिल्म को पहले की तरह कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज से नहीं हटाया गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें मुख्य प्रतिपक्षी ग्रेग सिमंड्स के गुर्गों के रूप में यूक्रेनी राष्ट्रीयता के गैंगस्टर दिखाए गए थे। फिल्म के निर्माताओं ने सोचा कि चल रहे रूसो-यूक्रेनी युद्ध के मद्देनजर वैश्विक आक्रोश को देखते हुए फिल्म में यूक्रेनी खलनायकों को पेश करना खराब स्वाद होगा। 20 नवंबर 2022 में एसटीएक्स के पुनर्गठन के बीच यह बताया गया कि फिल्म को स्ट्रीमिंग सेवा के माध्यम से घरेलू स्तर पर रिलीज किया जाएगा। 21 जबकि इसके अंतर्राष्ट्रीय वितरक अभी भी फिल्म को नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जो 4 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। 22 13 फरवरी 2023 को लायंसगेट ने अमेरिकी वितरण अधिकार खरीदने का खुलासा किया और घोषणा की कि फिल्म 3 मार्च 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज होगी। 23 होम मीडिया लायंसगेट होम एंटरटेनमेंट ने ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डे गुएरे को 21 मार्च 2023 को डिजिटल डाउनलोड के लिए रिलीज किया। 24 यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम में 7 अप्रैल 2023 को अमेजन की प्राइम वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा के माध्यम से रिलीज की गई थी। 25 यह फिल्म 16 मई 2023 को ब्लूरे, डीवीडी और 4K यूएचडी के लिए रिलीज की गई थी। 26 स्वागत बॉक्स ऑफिस ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डे गुएरे ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $6.5 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $42.5 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $49 मिलियन की कमाई हुई। 4 संयुक्त राज्य अमेरिका में यह फिल्म क्रीड 3 और डेमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा 2 द स्वॉर्डस्मिथ विलेज के साथ रिलीज हुई थी। इसके शुरुआती सप्ताहांत में 2168 सिनेमाघरों से 3.6 मिलियन की कमाई होने का अनुमान था। 27/3 फिल्म ने अपने पहले दिन $1 मिलियन कमाए, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $220,000 शामिल थे। यह $3.1 मिलियन से शुरू होकर 7वें स्थान पर रही। 28 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमाटोज पर 151 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 51% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.6 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, ऑपरेशन फॉर्च्यून सर्वश्रेष्ठ आधुनिक एक्शन फिल्मों के साथ नहीं रह सकती है, लेकिन इसमें कुछ कम मांग वाले रोमांच की तलाश करने वाले दर्शकों के लिए पर्याप्त शक्ति है। 29 मेटाक्रिटिक पर 35 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 51 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 30 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 28 गीक कल्चर के जॉन ली ने इसे 10 में से 7.4 की रेटिंग दी और कथानक, फिल्म के निर्माण और विशेष रूप से स्टैथम के चरित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, फॉर्च्यून शायद सबसे यथार्थवादी चरित्र नहीं है जिसे हमने बड़े पर्दे पर देखा है। हम जासूसी फिल्में यह विश्वास करने के लिए नहीं देखते हैं कि उनकी सुपर क्षमताएं वास्तविक जीवन में मौजूद हैं, लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि वह करिश्मा से भरपूर है। 31 स्लैंट मैगजीन के पैट ब्राउन ने इसे 4 में से 1 दिया और लिखा, होनहार लेकिन रंगीन चरित्र और घुमावदार, एक शरारत की खतरनाक साजिश देने में विफल, ऑपरेशन फॉर्च्यून अपने आप में एक चाल हो सकती है, लेकिन यह एक विश्वसनीय चाल नहीं है। गाय स्टुअर्ट रिची, जन्म 10 सितंबर 1968, 1-2, एक अंग्रेजी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। उनके काम में ब्रिटिश गैंगस्टर फिल्में और रॉबर्ट डाउनी जूनियर अभिनीत शर्लक होम्स फिल्में शामिल हैं।
रिची ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और टेलीविजन विज्ञापनों को निर्देशित करने से पहले फिल्म उद्योग में शुरुआती स्तर की नौकरियों में काम किया। 1995 में उन्होंने एक लघु फिल्म द हार्ड केस का निर्देशन किया। इसके बाद क्राइम कॉमेडी लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स 1998 का निर्देशन किया, जो उनके फीचर लेंथ निर्देशन की शुरुआत थी। उन्हें अपनी दूसरी फिल्म स्नैच 2000 से पहचान मिली, जिसे आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। स्नैच के बाद रिची ने स्वेप्ट अवे 2002 का निर्देशन किया, जो मैडोना अभिनीत एक समीक्षकों द्वारा नकारा गया बॉक्स ऑफिस बम था, जिसके साथ रिची 2000 और 2008 के बीच विवाहित थे। उन्होंने रिवॉल्वर 2005 और रॉक एंड रोला 2008 का निर्देशन किया, जो कम सफल रहे और मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। पूर्व को सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य निर्देशित फिल्मों में 1960 के दशक की टेलीविजन श्रृंखला किंग आर्थर, लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड 2017 पर आधारित द मैन फ्रॉम यूएनसीएलए 2015, 3 और अलादीन 2019, डिज्नी की 1992 की एनिमेटेड फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण शामिल है, जिसने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जो 2019 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक और रिची के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2019 में वह द जेंटलमैन 2019 के साथ अपराध कॉमेडी में लौट आए, जिसे ज्यादातर अच्छी तरह से प्राप्त किया गया और एक व्यावसायिक सफलता मिली। बाद में उन्होंने जेसन स्टैथम के साथ एक्शन फिल्मों रेथ ऑफ मैन 2021 और ऑपरेशन फॉर्च्यून रुसेडिगुएरे 2023 में फिर से काम किया। जीवन और कैरियर 1968 से 1997 प्रारंभिक जीवन और कैरियर की शुरुआत। रिची का जन्म हैटफील्ड, हर्टफोर्डशायर में हुआ था। 2 एम्बर नी पार्किंसन और कैप्टन जॉन विवियन रिची बी 1928 पूर्व सीफोर्थ हाईलैंडर्स अधिकारी और विज्ञापन कार्यकारी के 2 बच्चों में से दूसरे। उनकी एक बड़ी बहन तबीथा और एक सौतेला भाई केविन है, जो एम्बर पार्किंसन से पैदा हुआ था और उसे गोद लेने के लिए रखा गया था। 5 रिची के माता-पिता दोनों ने दोबारा शादी की। उनके पिता की दूसरी शादी शिरीन रिची ब्रॉम्पटन की बैरोनेस रिची से हुई थी, जो एक पूर्व मॉडल और बाद में कंजर्वेटिव राजनीतिज्ञ और जीवन साथी बनी। 6 1973 और 1980 के बीच रिची की मां की शादी लोटन पार्क के 11वें बैरोनेट सर माइकल लीटन से हुई थी। 7 तलाकशुदा होने के कारण उन्हें एम्बर लेडी लीटन के नाम से जाना जाता है। 8 रिची डिस्लेक्सिक है और उसने वेस्ट ससेक्स में विंडलेशम हाउस स्कूल और हैम्पशायर में स्टैनब्रिज ईयर्ल स्कूल में पढ़ाई की है। उसे 15 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था। 2 उसने दावा किया है कि नशीली दवाओं का उपयोग निष्कासन का कारण था, हालांकि रिची के पिता ने कहा कि वह क्लास छोड़ रहा था और अपने कमरे में एक लड़की का मनोरंजन कर रहा था। 9 1998 से 2002 सफलता। 1998 में एक लघु फिल्म द हार्ड केस 1995 पर काम करने के बाद रिची की मुलाकात मैथ्यू वॉन से हुई, जो हार्ड रॉक कैफे श्रृंखला के सहसंस्थापक पीटर मॉर्टन के गॉडसन थे। वॉन लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे और उन्होंने रिची की पहली निर्देशित फिल्म लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स 1998 के निर्माण में रुचि व्यक्त की। वित्तीय सहायता प्राप्त करने में 15 महीने लग गए। 10-11 ट्रूडी स्टाइलर ने एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। उन्होंने कहा, मुझे हमेशा बुरे लड़कों वाली फिल्में पसंद रही हैं। 12 पब में हमेशा बहस होती रहती है कि कौन बेहतर है, स्नैच या लॉक स्टॉक। स्नैच के समर्थक अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सही जवाब निश्चित रूप से गाई रिची की चौंका देने वाली पहली फिल्म है। आखिरकार यह एक ऐसी फिल्म है जिसने दुनिया को द स्टैथ, विन्नी जोन्स द्वारा कार के दरवाजे से किसी की खोपड़ी पर प्रहार और यह ज्ञान दिया कि एक बड़े बैंगनी डिल्डो का इस्तेमाल एक आक्रामक हथियार के रूप में किया जा सकता है। लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स को एम्पायर पत्रिका की 100 सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्मों की सूची में शामिल किया गया। 13 कॉमेडी हीस्ट फिल्म लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स का निर्माण लगभग 8 महीनों में पूरा हुआ था। निक मोरन, जेसन स्टेथम, जेसन फ्लेमिंग और डेक्सटर फ्लेचर अभिनीत फिल्म ने उन्हें दुनिया भर के दर्शकों के सामने पेश किया और पूर्व फुटबॉलर विनी जोन्स के अभिनय करियर की शुरुआत की। इसे यूनाइटेड किंगडम में 28 अगस्त 1998 को आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के साथ रिलीज किया गया था।
द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने रिची के तेजतर्रार निर्देशन और इस अंग्रेजी गैंगस्टर फिल्म को लोड करने वाले जोरदार छोटे छोटे उत्कर्ष की प्रशंसा की थी। 14 इस फीचर ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 28.1 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। 15 1999 के ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा। 16 फिल्म की सफलता के जवाब में रिची ने 2000 में लॉक स्टॉक नामक एक स्पिन-ऑफ टेलीविजन श्रृंखला बनाई। 17 रिची की अगली फिल्म स्नैच 2000 थी, जो चोरी हुए हीरे की तलाश करने वाले अपराधियों के एक समूह के बारे में एक और अपराध कॉमेडी थी। बेनिसियो डेल टोरो, डेनिस फ्रीना, जेसन फ्लेमिंग, विन्नी जोन्स, ब्रैड पिट, राडे शेरबेदिजा और जेसन स्टेथम सहित कलाकारों की टुकड़ी ने अभिनय किया। लॉक स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स की तरह फिल्म में विभिन्न पात्रों के दृष्टिकोण से घटनाओं को दर्शाया गया एक कथात्मक उपकरण जिसका उपयोग उन्होंने बाद की फिल्मों में किया। स्नैच को 23 अगस्त 2000 को बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के साथ रिलीज किया गया, जिसने दुनिया भर में 83 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की। 18 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखने वाले मिक लासेल रिची के निर्देशन और ऊर्जा से भरपूर दृश्यों से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें लगा कि लेखन बेहतर हो सकता था। 19 फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने रिची को एक संकी उच्च ऊर्जा निर्देशक के रूप में वर्णित किया, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कथानक नहीं बनता है और यह कहीं भी नहीं पहुंचता है। 20 2001 में रिची ने व्हाट इट फील्स लाइक फॉर ए गर्ल के लिए एक संगीत वीडियो का निर्देशन किया, जो मैडोना द्वारा गाया गया एक गीत था जिससे रिची उस समय विवाहित थे। वीडियो में वह पुरुषों के प्रति आपराधिक और हिंसक कृत्य करती है। संगीत चैनल MTV और VH1 ने वीडियो को अपने रोटेशन से प्रतिबंधित कर दिया और रिलीज की तारीख पर इसे केवल एक बार चलाने का विकल्प चुना। 21 रिची ने मैडोना और क्लाइव ओवेन अभिनीत एक लघु फिल्म का निर्देशन किया, जिसका शीर्षक BMW ऑटोमोबाइल को बढ़ावा देने के लिए 2001 की एक ऑनलाइन श्रृंखला द हायर के पहले सीजन के लिए स्टार था। 22 मैडोना और एड्रियानो जियानिनी अभिनीत रिची की अगली फिल्म स्वेप्ट अवे 2002 थी। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही, जिसकी फिल्म समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर औसत रेटिंग 5% थी। 23-24 BBC के अल्मार हाफलिडासन ने मुख्य अभिनेताओं की आलोचना करते हुए लिखा, मैडोना में न तो अच्छी हास्य भावना है और न ही कोई गर्मजोशी। जियानिनी के लिए वह फिल्म का पहला भाग किसी बूढ़ी मछुआरे की तरह अंतहीन शिकायत करते हुए बिताता है। 25 इस फीचर ने 2002 के गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में सबसे खराब फिल्म, सबसे खराब अभिनेत्री, सबसे खराब स्क्रीन जोड़ी, सबसे खराब रीमेक या सीक्वल और सबसे खराब निर्देशक के लिए 5 पुरस्कार जीते। 26-27 2002 में रिची ने यूनाइटेड किंगडम में चैनल 5 के लिए स्वैग नामक एक शरारत शो की कल्पना की। 28 2003 से 2015 आलोचनात्मक निराशा और शर्लक होम्स। रिची 2008 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2008 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रिची की अगली डकैती फिल्म रिवॉल्वर 2005 में जेसन स्टेथम, रे लियोटा, विंसेंट पास्टर और आंद्रे बेंजामिन ने अभिनय किया था। कहानी ज्वारी जेक ग्रीन स्टेथम के बारे में है, जो जेल से रिहा हो जाता है और उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसका पैसा चुराया था। फिल्मांकन 2004 के अंत में पूरा हुआ और फिल्म का प्रीमियर 2005 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 29 रिवॉल्वर यूनाइटेड किंगडम में 22 सितंबर 2005 को रिलीज हुई थी, लेकिन इसे समीक्षकों ने नकार दिया और यह एक व्यावसायिक विफलता थी। फिल्म फोकस के साइमन ग्यूरियर ने इसे उबाऊ, हास्यहीन, दिखावटी और बुरा कहते हुए इसे 5 में से 1 स्टार दिया। 30 BBC के एड्रियन हेनिगन ने लिखा। 31 रिची ने आलोचना का जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि रिवॉल्वर के साथ कुछ भी गलत हुआ है। अपने स्वभाव से ही यह एक गूढ़ फिल्म है। इसे आम जनता के लिए नहीं बनाया गया है। 32 फिल्म का बजट 27 मिलियन डॉलर था, लेकिन इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 7.1 मिलियन डॉलर की कमाई की। 33 2007 में रिवॉल्वर को फिर से संपादित किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रिलीज किया गया। 34 2008 में रिची ने रॉक एंड रोला का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्होंने पटकथा भी लिखी थी। इसमें जेरार्ड बटलर, टॉम विल्किंसन, थांडी न्यूटन, मार्क स्ट्रॉन्ग, इद्रीस एल्बा, टॉम हार्डी और टोबी केबेल ने अभिनय किया है।
रॉक एंड रोला 5 सितंबर 2008 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई थी, जो रिलीज के पहले सप्ताह में यूके बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर पहुंच गई थी। 35 रॉटन टोमाटोज ने फिल्म को 60% रेटिंग देते हुए कहा, लंदन स्थित कॉकनी वाइट बॉय गैंगस्टर फिल्म की जड़ों की ओर गाई रिची की वापसी के लिए मिश्रित समीक्षाएं हैं, लेकिन अधिकांश सहमत हैं, यह 2 प्रमुख टर्की के बाद सही दिशा में एक कदम है। 36 उसी वर्ष रिची ने नाइके के लिए टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल नामक एक टेलीविजन विज्ञापन का निर्देशन किया। 37 रिची का अगला निर्देशन प्रयास शर्लक होम्स 2009 था, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जूड लॉ ने अभिनय किया था। यह फिल्म 25 और 26 दिसंबर 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने दुनिया भर में $520 मिलियन से अधिक की कमाई की और आलोचकों और सामान्य दर्शकों से अनुकूल समीक्षा प्राप्त की। 38 39 इसे कई प्रशंसाएं मिलीं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए 2 अकादमी पुरस्कार नामांकन शामिल हैं, और डाउनी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 40 41 2011 में रिची ने सीक्वल शर्लक होम्स ए गेम ऑफ शैडोज का निर्देशन किया, जो 16 दिसंबर को रिलीज हुआ। यह एक व्यावसायिक सफलता थी। 42 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने पात्रों के साथ स्वतंत्रता लेने के लिए रिची की प्रशंसा की और लिखा कि दोनों फिल्में एक धुआंधार, बादलों से घिरी विक्टोरियन दुनिया को दर्शाती हैं, इसे मजाकिया, बालों वाले लड़केपन की हवा से भर देती हैं और उधम मचाते और थकाऊ धीमी गति में बहुत सारे झगड़े दिखाती हैं। 43 रिची द्वारा 2012 में स्थापित किया गया था। 2012 में पेरिस में शेरलॉक होम्स ए गेम ऑफ शैडोज के प्रीमियर पर रिची। 2012 में रिची ने वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 के लिए एक ट्रेलर तैयार किया। 44 2013 में उन्होंने डेविड बेकहम की विशेषता वाले H&M के लिए एक विज्ञापन का निर्देशन किया। 45 एक साल बाद उन्होंने व्हिस्की ब्रांड हैग के लिए एक विज्ञापन का निर्देशन किया, जिसमें बेकहम भी थे। 46 उन्होंने 2015 में द मैन फ्रॉम UNCLA के साथ फिल्म में वापसी की, जो 1960 के दशक की जासूसी श्रृंखला की रीमेक थी। रिची और लियोनेल विग्राम ने एक CIA एजेंट और KGB एजेंट के बारे में पटकथा लिखी, जो एक आपराधिक संगठन को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं। हेनरी कैविल और आर्मी हैमर ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। मुख्य फोटोग्राफी 2013 में लंदन और इटली में शुरू हुई। 47 48 50 रोजरेबर्ट.com पर ग्लेन केनी लिखते हैं कि यह केवल बीच बीच में आकर्षक और मनोरंजक है, और फिल्म के वे हिस्से जो सफल होते हैं वे भी निराशाजनक हैं। हालांकि उन्होंने ह्यू ग्रांट के प्रदर्शन की प्रशंसा की, जो फिल्म को बचाता है। 51 2016 वर्तमान अलादीन और अपराध फिल्मों में वापसी। जनवरी 2014 में वार्नर ब्रदर्स ने रिची को एक फ्रेंचाइजी की 6 फिल्मों में से पहली का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा। फंतासी एडवेंचर किंग आर्थर लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड 2017, जिसमें चार्ली हन्नम ने किंग आर्थर की भूमिका निभाई। 52 53 यह फीचर 2D और 3D में 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और एक हफ्ते बाद यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया गया था। फिल्म स्टूडियो से उच्च उम्मीदों के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिससे वार्नर ब्रदर्स और विलेज रोडशो पिक्चर्स को बड़े वित्तीय नुकसान हुए। 54 55 किंग आर्थर लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और बाद के सीक्वल रद्द कर दिए गए। 56 57 अगस्त 2017 में रिची को ब्रिटिश फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए रेंडांस ऑट्यूर अवार्ड मिला। 58 इसके बाद रिची ने डिज्नी की अलादीन 2019 के लाइव एक्शन रूपांतरण का निर्देशन किया, जो इसी नाम की 1992 की एनिमेटेड फिल्म पर आधारित थी। 59 कथानक अलादीन एक गली का बच्चा का अनुसरण करता है, क्योंकि वह राजकुमारी जैस्मीन के प्यार में पड़ जाता है, एक जिन्न से दोस्ती करता है और दुष्ट जाफर से लड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 मई 2019 को रिलीज हुई। यह फिल्म मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद व्यावसायिक रूप से सफल रही। 60 अलादीन ने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जो 2019 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 61 शिकागो सनटाइम्स के लिए लिखते हुए रिचर्ड रोपर ने विल स्मिथ, नाओमी स्कॉट और मेना मसूद के अभिनय की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए। 62 मेटाक्रिटिक पर
अलादीन के पास 50 आलोचकों के आधार पर 100 में से 53 का भारित औसत स्कोर है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है 63, और रॉटन टोमाटोज पर फिल्म ने 372 समीक्षाओं के आधार पर 5.88 की औसत रेटिंग के साथ 57% की अनुमोदन रेटिंग रखी है। 64। 2020 में रिची ने द जेंटलमैन के साथ अपराध कॉमेडी में वापसी की। कहानी एक अमेरिकी प्रवासी के बारे में है जो अपने मारिजुआना व्यवसाय को बेचने की कोशिश करता है, जो विभिन्न अपराधियों से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। यूनाइटेड किंगडम में 1 जनवरी को रिलीज हुई और कुछ हफ्ते बाद अन्य देशों में फिल्म को आम तौर पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली। साइट एंड साउंड के एंटोन बिटेल ने लिखा कि यह उनकी शुरुआती विशेषताओं की भावना और संवेदनशीलता पर लौटता है। 65। फिल्म समीक्षक जेम्स बेरार्डिनेली ने फिल्म को 3+4 में से 1-2 स्टार लिखते हुए द जेंटलमैन रिची को उसकी जड़ों की ओर वापस ले जाता है। हालांकि पटकथा आधी से ज्यादा चतुराईपूर्ण है, जिसमें कुछ विचित्रताएं अजीब और दखल देने वाली हैं। 66। रॉटन टोमाटोज पर फिल्म ने 260 समीक्षाओं के आधार पर 74% की स्वीकृति रेटिंग प्राप्त की, 67, और दुनिया भर में $115 मिलियन कमाए। 68। अक्टूबर 2020 में यह घोषणा की गई थी कि रिची एक स्पिन ऑफ टेलीविजन सीरीज विकसित कर रहे थे, जिसे अंततः नेटफ्लिक्स ने अधिग्रहित कर लिया। यह सीरीज 7 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। 69। 70। रिची ने अगली बार एक्शन थ्रिलर रेथ ऑफ मैन का निर्देशन किया, जो 2004 की फिल्म कैश ट्रक की रीमेक है, जिसमें जेसन स्टैथम ने अभिनय किया था, जिसे 7 मई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 71, 72, 73। इसे शुरू में लायंसगेट यूके द्वारा यूनाइटेड किंगडम में नाटकीय रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन इसके बजाय इसे 10 दिसंबर 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर सीधे स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किया गया। 74। रिची ने स्पाई थ्रिलर ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसे डी ग्वेरे के साथ रेथ ऑफ मैन का अनुसरण किया, जिसमें फिर से स्टैथम ने अभिनय किया। 75। 76। इसे 18 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के 1 महीने पहले इसे शेड्यूल से हटा दिया गया था। अंततः इसे 3 मार्च 2023 को लायंसगेट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया। 77। 78। रिची ने अपनी अगली फिल्म द कॉवनेंट नामक एक युद्ध ड्रामा की शूटिंग फरवरी 2022 में स्पेन के एलिकांटे में शुरू की, जिसमें जेक गिलेनहॉल, डार सलीम, एंटनी स्टार और एमिली बीचम ने अभिनय किया था। 79। 80। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। 81। जून 2022। फरवरी 2021 में रिची ने निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर और पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए डेमियन लुइस की पुस्तक पर आधारित द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वारफेयर का निर्देशन और लेखन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 83। अक्टूबर 2022 में हेनरी कैविल और ईजा गोंजालेज को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जिसमें पैरामाउंट अब शामिल नहीं था। 84। यह फिल्म 19 अप्रैल 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 85। मई 2023 में द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वारफेयर पर प्रोडक्शन खत्म होने के कुछ हफ्तों बाद यह घोषणा की गई कि रिची अगली बार कैविल, गाइलेनहॉल और गोंजालेज अभिनीत फिल्म इन द ग्रे, उस समय शीर्षकहीन, का निर्देशन करेंगे, जिसे 2023 की गर्मियों में स्पेन में शूट किया जाएगा। 86। फिल्म का निर्माण अक्टूबर 2023 में समाप्त हो गया, जिसमें लायंसगेट ने घरेलू वितरण अधिकार हासिल कर लिए और ब्लैक बियर यूके यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। 87। यह फिल्म 17 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 88। 6 जुलाई 2023 को यह घोषणा की गई कि रिची ESPN डॉक्यूमेंट्री सीरीज ग्रेसी का कार्यकारी निर्माता होगा, जिसका निर्देशन क्रिस फुलर करेंगे। 89। 90। 11 जनवरी 2024 को यह घोषणा की गई कि रिची स्काईडांस मीडिया और एप्पल स्टूडियो के लिए एक्शन एडवेंचर फिल्म फाउंटेन ऑफ यूथ का निर्देशन करेंगे, जिसमें नताली पोर्टमैन, जॉन क्रॉसिंस्की और डोमनॉल ग्लीसन अभिनय करेंगे और 2024 की शुरुआत में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। 91। 92। 28 फरवरी 2024 को यह घोषणा की गई कि रिची स्ट्रीमिंग सेवा पैरामाउंट प्लस के लिए रे डोनोवन स्पिन-ऑफ सीरीज द डोनोवंस पर टॉप बॉय निर्माता रोनन बेनेट के साथ निर्देशक और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 93। 94। 95।
13 मई को यह घोषणा की गई कि रिची फिल्म वाइफ एंड डॉग को लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। इस परियोजना का निर्माण अक्टूबर में शुरू होगा। 96 फिल्म निर्माण, प्रभाव और शैली। रिची ने अपने काम पर प्रभाव के रूप में क्वेंटिन टारंटिनो और सर्जियो लियोन का हवाला दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है, लगभग हर फिल्म, कोई भी अच्छी फिल्म जो कभी बनी है, ने मुझ पर प्रभाव डाला है, लेकिन फिर कितना, मुझे नहीं पता। 97 उन्होंने द लॉन्ग गुड फ्राइडे 1980, द गुड, द बैड एंड द अगली 1966, 7 समुराई 1954 और वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट 1968 सहित कई फिल्मों की सराहना की है। 97 जब अपराधियों रोनाल्ड और रेजिनाल्ड क्रे के प्रभाव के बारे में पूछा गया तो रिची ने कहा, यह अपरिहार्य है। पुराने जमाने की खलनायकी की हर चीज, कमोबेश, किसी न किसी बिंदु पर क्रे से संबंधित है, और क्रे हर किसी के सोचने से कहीं ज्यादा बुरे थे। और मुझे पता है कि वे लड़के जो कर रहे थे, वह हर किसी के सोचने से 100 गुना ज्यादा बुरा था। इसलिए यह अपरिहार्य है कि जो कुछ भी वास्तविक और पुराना और ब्रिटिश है, उसका किसी न किसी तरह से क्रे से संबंध होगा। 97 रिची की फिल्मों में अक्सर यादगार और रंगीन किरदार शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, स्नैच में आयरिश बॉक्सर मिकी ओनील और लॉक, स्टॉक और टू स्मोकिंग बैरल में क्राइम बॉस चेट हैरी। उनकी अपराध फिल्मों में खंडित संवाद भी होते हैं, जिसमें कई पात्र खतरनाक तरीके से व्यवहार करते हैं और कोकनी स्लैंग का उपयोग करते हैं। 98 99 ब्रिटिश वर्ग प्रणाली के चित्रण का भी पता लगाया गया है। 100 द जेंटलमैन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर माइकल विल्किंसन ने कहा, प्रत्येक चरित्र में एक प्रतिष्ठित, यादगार रूप है, जीवन से थोड़ा बड़ा। 98 तेज गति वाले और ऊर्जावान एक्शन दृश्य सिनेमाई विकल्प के रूप में काम करते हैं, साथ ही उनके पात्रों को युद्ध या हिंसक स्थितियों में रखते हैं। 101 रिची ने कहानी में गति बनाने और उच्च प्रभाव वाले दृश्य अनुभव बनाने के लिए क्रमशः तेज कटिंग और धीमी गति का उपयोग किया है। उन्हें अपनी फिल्मों में एक परिपत्र कथानक जैसे परस्पर जुड़ी कहानियों और गैररेखीय कथा का उपयोग करने के लिए भी जाना जाता है। यह लॉक, स्टॉक और टू स्मोकिंग बैरल, शर्लक होम्स और स्नैच 99 102 के मामले में पाया जाता है। रिची ने अपनी रचनात्मक प्रक्रिया पर यह कहा है, मेरी रचनात्मक प्रक्रिया कभी भी ऐसी नहीं रही जिसे मैं शब्दों में बयां कर सकूं। यह बहुत बेतरतीब, बहुत बिखरी हुई है और कभी-कभी अंधेरी गलियों और मृत अंत की ओर ले जा सकती है। मैं जो कहूंगा वह यह है कि मुझे लगता है कि किसी भी निर्देशक को रचनात्मक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से खोलने के लिए वास्तविक जीवन और इतिहास दोनों में खुद को डुबोने की जरूरत है। और आपको इस वास्तविकता के लिए तैयार रहना चाहिए कि किसी भी रचनात्मक प्रक्रिया को संशोधित करने, फिर से काम करने और कभी-कभी पूरी तरह से खिड़की से बाहर फेंकने की जरूरत होती है। 103 रिची ने विन्नी जोन्स, जेसन स्टेथम, जेसन फ्लेमिंग, एलन फोर्ड, जोफ बेल, मार्क स्ट्रॉन्ग, जूड लॉ, एडी मार्सन, जेरेड हैरिस, चार्ली हन्नम, जोश हार्टनेट, ह्यूग ग्रांट, जेक गिलेनहाल, इजा गोंजालेज, हेनरी गोल्डिंग, कैरी एल्वेस और हेनरी कैविल के साथ कई बार काम किया है। व्यक्तिगत जीवन 2005 में मैडोना के साथ रिची ने 7 साल की उम्र में लंदन के बुडोक्वाई में शोटोकन कराटे का प्रशिक्षण शुरू किया, जहां बाद में उन्होंने शोटोकन और जूडो दोनों में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। 104 उनके पास रेंजो ग्रेसी के तहत ब्राजीलियाई जिउजित्सु में भी ब्लैक बेल्ट है। 105 रिची का कहना है कि वह हिब्रू बोल सकता है। 106 18 मई 2000 को रिची को केंसिंगटन स्थित घर के बाहर एक व्यक्ति पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे उन्होंने अमेरिकी गायक गीतकार मैडोना के साथ साझा किया था। 107 22 दिसंबर 2000 को उन्होंने स्कॉटलैंड के स्किबो कैसल में मैडोना से शादी की। 108 उनका बेटा रोक्को था, 11 अगस्त 2000 को लॉस एंजिल्स में पैदा हुआ और उन्होंने 2006 में एक मलावी बच्चे को गोद लिया। 109 मैडोना ने अक्टूबर 2008 में आपसी मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दाखिल की। 110 15 दिसंबर 2008 को मैडोना ने घोषणा की कि वह रिची के साथ तलाक के समझौते पर सहमत हो गई है, जिसके तहत उसे 50 से 60 मिलियन पाउंड मिलेंगे, जिसमें दंपति के लंदन पब और इंग्लैंड में विल्टशायर एस्टेट का मूल्य शामिल है। दंपति ने एक संयुक्त बयान जारी कर समझौते की रिपोर्ट को भ्रामक और गलत बताया। 111
होलबोर्न में सेंट्रल फैमिली कोर्ट में जिला न्यायाधीश कैरोलिन रीड ने डिक्री निसी सुनाई, जिसके तहत 6 सप्ताह के भीतर विवाह को भंग कर दिया गया। 112 मैडोना और रिची ने अपने बच्चों की कस्टडी के लिए एक समझौता किया। 114 फरवरी 2011 में उनके 6 मिलियन पाउंड के लंदन वाले घर पर कुछ समय के लिए रेली फ्री स्कूल के सदस्यों ने कब्जा कर लिया था, जो एक अवैध कब्जा करने वाला संगठन था। 116 2010 में रिची की मुलाकात मॉडल जैकी एंसली से हुई और उन्होंने 30 जुलाई 2015 को शादी कर ली। 117 दंपति के 3 बच्चे हैं, राफेल, रिवका और लेवी। 118 2 जुलाई 2020 में रिची को मोटर वाहन चलाते समय मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते हुए साइक्लिंग माइकी द्वारा पकड़े जाने के बाद 6 महीने का ड्राइविंग प्रतिबंध दिया गया था। 119 अन्य व्यावसायिक उद्यम। रिची ने 2014 में एनएसपीसीसी के लिए इस पैडिंगटन भालू की मूर्ति को डिजाइन किया था, एक ऐसा लुक जो फैशन डिजाइनर सेसिल बीटन, जो पहले रिची के विल्टशायर एस्टेट में रहते थे, से प्रेरित था। 120 रिची लंदन में एक पब, द लोर ऑफ द लैंड के मालिक हैं और इससे पहले 2022 तक डेविड बेकहम के साथ द वाल्मर कैसल के समालिक थे, जब इसे फ्रांसीसी उद्यमी पियर्स एडम्स ने अपने अधीन कर लिया था। 121 रिची एक छोटी शराब बनाने वाली कंपनी, ग्रिची ब्रूइंग कंपनी के मालिक हैं, जो विल्टशायर में उनके एशकोम्ब एस्टेट पर बियर बनाती है। 122 वह द वाइल्ड किचन के भी मालिक हैं, जो आउटडोर खाना पकाने के उपकरण और टेंट बनाने वाली एक फर्म है, जिसे 2021 में चेल्सी फ्लावर शो में लॉन्च किया गया था। 123 अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की गई कि कॉम्पटन अब्बास एयरफील्ड को मालिकों ह्यूजेस परिवार द्वारा रिची को बेचा जा रहा है, जो पड़ोसी एशकोम्ब एस्टेट के मालिक हैं। रिची ने 1 फरवरी 2023 को एयरफील्ड का संचालन अपने हाथ में ले लिया। ग्रिची ब्रूइंग कंपनी की कुछ भंडारण सुविधाओं को एयरफील्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 125 रिची 2007 से 2008 तक वर्जिन कॉमिक्स श्रृंखला गाय रिची के गेमकीपर के प्रकाशन के साथ एक कॉमिक लेखक बन गए। विलियम हंट ब्लॉक, जन्म 2 अप्रैल 1954, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं, जो अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2023 तक मीरामैक्स के सीईओ थे। उनके निर्माण क्रेडिट में डब्ल्यू 2008, डिस्ट्रिक्ट 9 2009, फ्यूरी 2014, बैड मॉम्स 2016, डर्टी ग्रैंडपा 2016, हैलोवीन 2018 और हैलोवीन किल्स 2021 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। ब्लॉक का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और बाद में स्कूल के फिल्म कार्यक्रम के समर्थक बन गए। 1 कैरियर। ब्लॉक ने 1988 में इंटरटैलेंट एजेंसी की स्थापना से पहले एक साहित्यिक एजेंट के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने किम बेसिंगर, सैमुअल एल जैक्सन, स्टीवन सीगल, चार्ली शीन, जॉन ट्रेवोल्टा, फॉरेस्ट व्हिटेकर, सैम रेमी, रोलैंड एमेरिच और विलियम फ्राइडकिन जैसे कलाकारों का प्रतिनिधित्व किया। 1992 में वे वेस्ट कोस्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में इंटरनेशनल क्रिएटिव मैनेजमेंट में शामिल हुए। 2 ब्लॉक ने आर्टिसन एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जो एक स्वतंत्र फिल्म स्टूडियो है जिसने द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, द बुएना विस्टा सोशल क्लब, डैरेन एरोनोफ्स्की की पाई और रिक्विम फॉर ए ड्रीम, स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित द लाइमी, जॉनी डेप अभिनीत और रोमन पोलांस्की द्वारा निर्देशित द नाइन्थ गेट, और डेविड कोएप की स्टिर ऑफ इकोज और मेड, जिसमें जॉन फेवरयू और विंस वॉन अभिनीत फिल्में शामिल हैं। 3-4 2002 में ब्लॉक ने फिल्म वित्त, उत्पादन और बिक्री कंपनी क्यूईडी इंटरनेशनल की स्थापना की। वह 12 वर्षों तक क्यूईडी के सीईओ रहे। उन्होंने नील ब्लोमकैंप की डिस्ट्रिक्ट 9 और एलिसियम, ओलिवर स्टोन की डब्ल्यू और डेविड आयर की WWII थ्रिलर फ्यूरी, जिसमें ब्रैड पिट ने अभिनय किया था, सहित फिल्मों का निर्माण किया। 5 2014 में मीडिया कंटेंट कैपिटल द्वारा क्यूईडी में नियंत्रित रुचि लेने के बाद ब्लॉक ने निर्माता केविन फ्रेक्स के साथ मर्सिड मीडिया लॉन्च करने के लिए कंपनी छोड़ दी। 6 2015 से 17 से वह बिल ब्लॉक मीडिया के प्रबंध निदेशक थे, जो मिलन कुनिस और क्रिस्टन बेल अभिनीत व्यावसायिक रूप से सफल बैड मॉम्स और रॉबर्ट डी नीरो और जैक एफ्रॉन अभिनीत डर्टी ग्रैंडपा का निर्माण कर रहे थे। नवंबर 2015 में उन्होंने क्यूईडी के साथ एक कानूनी विवाद सुलझाया, जब उनकी पूर्व कंपनी ने डर्टी ग्रैंडपा के अधिकारों के संबंध में ट्रेडमार्क उल्लंघन और अनुचित प्रतिस्पर्धा का आरोप लगाते हुए एक संघीय मुकदमा दायर किया।
7. उन्हें अप्रैल 2017 में मिरामैक्स का सीईओ नामित किया गया था। 5. उन्होंने अक्टूबर 2023 में उनके साथ अपने अनुबंध की समाप्ति के बाद स्टूडियो छोड़ दिया और उसी महीने बाद में एक और प्रोडक्शन कंपनी ब्लॉक फिल्म का गठन किया। 8. 9. निर्माता जोनाथन ग्लिकमैन ने बाद में 2 अप्रैल 2024 को मिरामैक्स के सीईओ के रूप में ब्लॉक की जगह ली। 10. व्यक्तिगत जीवन। ब्लॉक अपनी पत्नी यूजिनिया कुजमीना, जो एक मॉडल, अभिनेत्री और हास्य अभिनेता हैं, अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ हॉलीवुड हिल्स में रहते हैं। 11. फिल्मोग्राफी। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, वे सभी फिल्मों में निर्माता थे। फिल्म। ऑब्रे क्रिस्टीना प्लाजा, 1, जन्म 26 जून 1984, 2, एक अमेरिकी अभिनेत्री, हास्य कलाकार और निर्माता है। उन्होंने एनबीसी सिटकॉम पार्क्स एंड रिक्रिएशन 2009 से 2015 में अप्रैल लुडगेट के रूप में अभिनय किया, स्कॉट पिलग्रिम बनाम द वर्ल्ड 2010 और स्कॉट पिलग्रिम टेक्स ऑफ 2023 में जूली पॉवर्स की भूमिका निभाई, मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी 2013 में क्लेयर व्हीलरवर्थिंगटन की आवाज दी और मॉन्स्टर्स एट वर्क 2024 के दूसरे सीजन में और एफएक्स सुपरहीरो सीरीज लीजन 2017 से 2019 में शैडो किंग और लेनी बुस्कर के रूप में चित्रित किया गया। 2022 में उन्होंने एचबीओ एंथोलॉजी सीरीज द व्हाइट लोटस के दूसरे सीजन में अभिनय किया। अपराइट सिटीजन ब्रिगेड थिएटर में इम्प्रोव और स्केच कॉमेडी करके अपने करियर की शुरुआत करने के बाद प्लाजा को सेफ्टी नॉट गारंटीड 2012 में अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका मिली। वह मिस्ट्री टीम 2009, फनी पीपल 2009, द टू डू लिस्ट 2013, लाइफ आफ्टर बेथ 2014, माइक एंड डेव नीड वेडिंग डेट्स 2016, चाइल्ड्स प्ले 2019, एपिएस्ट सीजन 2020 और मेगालोपोलिस 2024 फिल्मों में भी दिखाई दी है। प्लाजा ने द लिटिल ओवर्स 2017, इंग्रिड गोज वेस्ट 2017, ब्लैक बियर 2020 और एमिली द क्रिमिनल 2022 फिल्मों का निर्माण और अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। प्लाजा का जन्म विल्मिंगटन, डेलावेयर में बर्नडेट, एक वकील और डेविड प्लाजा, एक वित्तीय सलाहकार के घर हुआ था। 4. उनकी 2 छोटी बहनें हैं, रेनी और नताली। 5. प्लाजा का नाम सॉफ्ट रॉक बैंड ब्रेड के गाने ओब्रे के नाम पर रखा गया था। 5. उनके दादा इस्माइल का जन्म अरेसिबो, प्यूर्टो रिको में हुआ था। 6. जब वे 17 साल के थे तब वे मुख्य भूमि अमेरिका चले गए। 6. प्लाजा की मां आयरिश और अंग्रेजी वंश की है। 7. 8. उनका भी ताइनो वंश है। 8. 9. प्लाजा आधी प्यूर्टो रिकान है। लेकिन हाँ, मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है और प्यूर्टो रिको में मेरे बहुत सारे चचेरे भाई बहन हैं। 10. उनका पालन पोषण एक बहुत ही कैथोलिक घराने में बहुत कैथोलिक तरीके से हुआ। 11. 12. उन्होंने 2002 में उर्सुलाइन अकादमी, एक ऑलगर्ल्स कैथोलिक स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल में वह छात्र परिषद की अध्यक्ष थीं और विल्मिंगटन ड्रामा लीग के साथ प्रस्तुतियों में भाग लेती थीं। 5. 13. उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में फिल्म का अध्ययन किया, जहां से उन्होंने 2006 में स्नातक किया। 5. जनवरी 2023 में प्लाजा ने एक वीडियो साक्षात्कार में वायर्ड को बताया कि उसने 23andMe परीक्षण किया, जिससे पता चला कि वह 31% आयरिश, 34% इबेरियन, स्पेनिश, 10% पश्चिम अफ्रीकी, 7% मूल अमेरिकी और 0.6% एश्केनाजी यहूदी है। 14. कैरियर 2004 से 2015, बिगिनिंग्स और पार्क्स एंड रिक्रिएशन। पीले रंग की पोशाक पहने एक सांवली श्यामला महिला मुस्कुरा रही है। 2009 में पार्क्स एंड रिक्रिएशन प्रीमियर पार्टी में प्लाजा ने कई इंटर्नशिप की और एनबीसी पेज के रूप में काम किया। 15. उन्होंने 2004 से अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर में इम्प्रोव और स्केच कॉमेडी की है। 16. 17. उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी भी की और लाफ फैक्ट्री और इम्प्रोव में दिखाई दी। 2008 में वह इम्प्रोव एवरीवेयर स्केच में दिखाई दी, जहां उन्होंने और अन्य लोगों ने न्यूयॉर्क शहर के एक स्टारबक्स में एक पूरा डेस्कटॉप कंप्यूटर और मॉनिटर लिया। 18. प्लाजा ने ऑनलाइन सीरीज द जेनी टेट शो में और ESPN के मेन स्ट्रीट में रॉबिन गिब्नी के रूप में अभिनय किया। वह फनी और डाई पर टेरिबल डिसीजन विद बेन श्वार्टज के पहले एपिसोड में दिखाई दी। 19.
उन्होंने 2009 की फनी पीपल में सेठ रोजेन की प्रेमिका की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन जुड अपाटो ने किया था। वह स्कॉट पिलग्रिम बनाम द वर्ल्ड और डेरिक कॉमेडी की मिस्ट्री टीम में दिखाई दीं, जिसने 2009 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की। वह जेसन बेटमैन और विल अर्नेट के साथ कॉलेज ह्यूमर शॉर्ट में दिखाई दी। 2009 से 2015 तक प्लाजा ने पार्क्स एंड रिक्रिएशन में अप्रैल लुडगेट की भूमिका निभाई। उन्हें अपने भावशून्य प्रदर्शन के लिए व्यापक प्रशंसा मिली और उन्हें शो के ब्रेकआउट पात्रों में से एक माना गया। 12 मार्च 2010 को प्लाजा ने लॉस एंजल्स के अपराइट सिटीजन ब्रिगेड थिएटर में रॉब ह्यूबेल, पॉल शीर, बेन स्टिलर और माइक रोसेनस्टीन द्वारा निर्मित ए नाइट ऑफ 140 ट्वीट्स, ए सेलिब्रिटी ट्वीट-थॉन फॉर हैती में प्रदर्शन किया। 2011 में वह पोर्टलैंडिया में दिखाई दी। प्लाजा 2011 में द नेक्स्ट फूड नेटवर्क स्टार पर एक रोस्ट सेगमेंट के दौरान अतिथि जज के रूप में दिखाई दी। वह मार्क मैरन पॉडकास्ट के साथ WTF के एपिसोड 199 में दिखाई दी। कॉलेज ह्यूमर पर कॉमेडी साइंस-फाई वेब सीरीज ट्रूपर्स में द प्रिंसेस के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका भी थी। 2012 में वह फादर जॉन मिस्टी के म्यूजिक वीडियो में हॉलीवुड फॉरएवर सेमेट्री सिंग्स गीत के लिए दिखाई दीं, जो एल्बम फियर फन से लिया गया था, और 2014 में वह कैसोला के बोनाफाइड वीडियो में थीं, जिसमें उन्होंने अपना सैक्सोफोन बजाना शुरू किया था। 2012 में प्लाजा ने कॉमेडी सेफ्टी नॉट गारंटीड में मार्क डुप्लास के साथ एक प्रमुख फिल्म में अपनी पहली अभिनीत भूमिका अर्जित की। प्लाजा ने डेरियस का किरदार निभाया, जो एक थका हुआ इंटर्न है जो एक जिज्ञासु विज्ञापन का जवाब देता है। उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने सराहा था। 22 उन्होंने 2012 यंग हॉलीवुड अवार्ड्स में ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस महिला के लिए पुरस्कार जीता। 2013 में लुइस और क्लार्क के अभियान पर एक सेगमेंट के दौरान ड्रंक हिस्ट्री एपिसोड नैशविले में सग्गाविया के रूप में उनकी प्रमुख महिला भूमिका थी। 2013 में उन्होंने CBS फिल्म द टू डू लिस्ट में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म को बढ़ावा देने के एक अचानक प्रयास में प्लाजा 2013 MTV मूवी अवार्ड्स में मंच पर दौड़ी और कॉमेडी जीनियस के लिए विल फेरेल का पुरस्कार लिया, जो कि 2009 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में टेलर स्विफ्ट के काने वेस्ट के व्यवधान से प्रेरित था, हाथ में एक ड्रिंक के साथ, जबकि फिल्म का नाम उसके सीने पर लिखा हुआ था। उसे स्टूडियो लॉट से बाहर निकाल दिया गया, जहां समारोह आयोजित किया गया था। 2014 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्लाजा की फिल्म लाइफ आफ्टर डेथ का प्रीमियर हुआ, जिसे उनके पति जेफ बेना ने लिखा और निर्देशित किया था। 26 प्लाजा ने लाइफटाइम नेटवर्क की मूल फिल्म ग्रम्पी कैट्स वर्स्ट क्रिसमस एवर 2014 में ग्रम्पी कैट की आवाज भी दी। जोशुआ डैनियल हार्टनेट, जन्म 21 जुलाई 1978, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने ABC के क्रैकर 1997 से 1998 में माइकल फिट्जगेराल्ड की भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद वे हैलोवीन एज 20 ईयर्स लेटर, द फैकल्टी दोनों 1998, द वर्जिन सुसाइड्स 1999, पर्ल हार्बर, ब्लैक हॉक डाउन सभी 2001 और 40 डेज एंड 40 नाइट्स 2002 जैसी फिल्मों में अभिनय करके एक किशोर आदर्श 2 के रूप में जाने गए। हार्टनेट ने 2000 के दशक में लगातार काम करना जारी रखा। हॉलीवुड होमिसाइड 2003, विकर पार्क 2004, मोजार्ट एंड द व्हेल, सिन सिटी दोनों 2005, द ब्लैक डाहलिया, लकी नंबर 11 दोनों 2006, रेसरेक्टिंग द चैंप 30 डेज ऑफ नाइट दोनों 2007, अगस्त 2008 और आई कम विद द रेन 2009 में मुख्य और सहायक भूमिकाओं के मिश्रण के साथ। इसके बाद की क्रेडिट में बुनराकू 2010, ओह लूसी 2017, टारगेट नंबर 1 2020, रेथ ऑफ मैन 2021, ऑपरेशन फॉर्च्यून, रूसे डे ग्वेरे और ओपेनहाइमर दोनों 2023 शामिल हैं। उत्तरार्ध में परमाणु भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट लॉरेंस की भूमिका के लिए हार्टनेट को अपने सहकलाकारों के साथ कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। टेलीविजन पर हार्टनेट ने शोटाइम सीरीज पेनी ड्रेडफुल 2014 से 2016 में एथन चैंडलर का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें 3 फैंगोरिया चेंसो अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। उन्होंने अभिनेत्री टैमसिन एगर्टन से शादी की है, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हार्टनेट का जन्म सेंट पॉल, मिनेसोटा में हुआ था। हालांकि कुछ स्रोत
उन्होंने कहा है, गलती से सैन फ्रांसिस्को का हवाला देते हैं। 3. डैनियल थॉमस हार्टनेट और वेंडी एनी नी क्रोनस्टेड के बेटे, उनका पालनपोषण उनके पिता, एक बिल्डिंग मैनेजर और अल ग्रीन के पूर्व गिटार वादक और उनकी सौतेली माँ, मॉली, एक कलाकार ने किया था। 4. उनके 3 छोटे भाई बहन हैं, जिनका नाम जेक, जो और जेसिका है। 5. हार्टनेट का पालनपोषण रोमन कैथोलिक में हुआ। 6. नेटिविटी ऑफ अवर लॉर्ड कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई की। 7. मिनियापोलिस साउथ हाई स्कूल में उन्होंने फुटबॉल खेला, लेकिन घुटने की चोट ने उन्हें 16 साल की उम्र में टीम से बाहर कर दिया। मूल रूप से एक चित्रकार बनने में रुचि रखने वाले, उन्होंने एक वीडियो किराए की दुकान में काम करते हुए एक फिल्म अभिनेता बनने का फैसला किया, जहां वे ट्रेनस्पॉटिंग, 12 मंकीज और द यूजुअल सस्पेक्ट्स जैसी फिल्मों से परिचित हुए। 8. 9. 1996 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वह न्यूयॉर्क राज्य चले गए और न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परचेज में कंजर्वेटरी ऑफ थिएटर आर्ट्स एंड फिल्म में भाग लिया। डीन को एक पत्र लिखने के बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि कॉलेज की मूल्यांकन प्रणाली छात्रों की रचनात्मकता को दबा देती है। 8. 19 साल की उम्र में हार्नेट अपने मैनेजर नैन्सी क्रेमर की सिफारिश पर लॉस एंजल्स चले गए, जिन्होंने पहले उन्हें टेलीविजन विज्ञापनों को बुक करने में मदद की थी। 10. 11. कैरियर। लॉस एंजल्स पहुंचने के कुछ समय बाद ही उन्हें एक अप्रत्याशित मौका मिला। एबीसी पर शॉर्ट लिव्ड ड्रामा सीरीज क्रैकर में एक भूमिका मिली। उनकी पहली फीचर फिल्म है एलोवीन एज 20 ईयर्स लेटर थी, जिसमें उन्होंने चरित्र लॉरी स्ट्रोड के बेटे की भूमिका निभाई थी। 5 अगस्त 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद हार्टनेट ने एक सफल फिल्मी करियर विकसित किया, जो प्रमुख फिल्मों द फैकल्टी, ब्लैक हॉक डाउन, लकी नंबर 11 और पर्ल हार्बर में दिखाई दिया। इस अवधि के दौरान उन्हें एक किशोर आदर्श और एक संभावित मेगास्टार के रूप में विपणन किया गया था। इस सार्वजनिक छवि के साथ उनकी बेचैनी ने अंततः उच्च प्रोफाइल फिल्मों में भूमिकाएं करने से उनका मोहभंग कर दिया। 8. उन्हें मूल रूप से ड्यूसेस वाइल्ड में टीनो की भूमिका निभाने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन पर्ल हार्बर में अभिनय करने के लिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। 2002 में उन्होंने ओ में अभिनय किया, जो एक अमेरिकी हाई स्कूल में विलियम शेक्सपियर के ओथेलो का एक रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने यागो के फिल्म संस्करण ह्यूगो की भूमिका निभाई थी। 2000 के दशक की शुरुआत में ब्रेट रैटनर द्वारा मूल रूप से निर्देशित एक परियोजना के लिए क्लार्क केंट बटा सुपरमैन की भूमिका निभाने के लिए हार्टनेट से कई बार संपर्क किया गया था। 12. 13. हार्टनेट ने अपने फैसले के बारे में कहा, यह वैसी फिल्म नहीं थी जिसे मैं करना चाहता था। मैंने अन्य सुपरहीरो भूमिकाएं भी ठुकरा दी। उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन बिगिंस में बैटमैन की भूमिका भी ठुकरा दी, जो अंततः क्रिश्चियन बेल को मिल गई। 8. हार्टनेट को 1999 में टीन पीपल पत्रिका के 21 सबसे हॉट स्टार्स अंडर 21 इंच में से एक चुना गया था। टीन पीपल के 25 सबसे हॉट स्टार्स अंडर 25 इंच में से एक, और 2002 में पीपल पत्रिका के 50 सबसे खूबसूरत लोगों में से एक चुना गया था। उन्हें ब्लिस पत्रिका के तीसरे सबसे सेक्सी पुरुष के रूप में भी चुना गया था। हार्टनेट की अगली फिल्मों में से एक 2006 की ड्रामा मिस्ट्री द ब्लैक डाहलिया थी, जिसमें उन्होंने वेट्रेस एलिजाबेथ शॉर्ट की कुख्यात वास्तविक जीवन की हत्या की जांच करने वाले जासूस की भूमिका निभाई थी। फिल्म के निर्माण से 5 साल पहले हार्टनेट को इस भूमिका में लिया गया था, क्योंकि उन्हें विषय पसंद था, इसलिए वे फिल्म में दिखाई देने के लिए प्रतिबद्ध थे। 14. 2007 में उनकी भूमिकाओं में रेसरेक्टिंग द चैंप और ग्राफिक उपन्यास आधारित 30 डेज ऑफ नाइट शामिल थीं, जिसमें उन्होंने एक छोटे शहर के शेरिफ की भूमिका निभाई थी। हार्टनेट ने दूसरी फिल्म को अलौकिक, लेकिन एक तरह की पश्चिमी, के रूप में वर्णित किया। वह फिल्म द प्रिंस ऑफ कूल में ट्रम्पेट वादक चेट बेकर की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन निर्माता के विचारों से सहमत नहीं थे और उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। 2008 में हार्टनेट ने लंदन के वेस्ट एंड के अपोलो थिएटर में बैरी मोरो के अकादमी पुरस्कार विजेता रेन मैन के थिएटर रूपांतरण में चार्ली बैबिट की भूमिका निभाई। 16. उन्होंने एम्पोरियो अरमानी खुशबू के नए अभियान डायमंड्स फॉर मेन में अभिनय किया। खुशबू के लिए प्रिंट और टीवी दोनों विज्ञापनों में चित्रित किया गया। इस प्रकार वे जियोर्जियो अरमानी ब्यूटी का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले पुरुष सेलिब्रिटी बन गए। 17. उन्हें कई पत्रिका कवर पर दिखाया गया है, जैसे कॉस्मोगर्ल, डिटेल्स, एंटरटेनमेंट वीकली, गर्लफ्रेंड, 17, वैनिटी फेयर, जीक्यू और वी मैन। इसके अलावा वोग, एले, पीपल, ग्लैमर,
इन टच और इन स्टाइल जैसी अन्य पत्रिकाओं में भी शामिल है। 18-19 2009 में हार्टनेट ने रैपर किड क्यूडी के गीत परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किया। 20 इस दौरान हार्टनेट ने कई डायरेक्ट टू डीवीडी फिल्मों और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अभिनय किया जिन्हें नकारात्मक समीक्षा मिली, जैसे मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म बुनराकू 2010, कॉमेडी फिल्म गर्ल वॉक इनटू ए बार 2011, रोमांटिक कॉमेडी स्टक बिटवीन स्टेशंस 2011, टाइम ट्रैवल एडवेंचर फिल्म द लवर्स 2013, रोमांटिक ड्रामा पार्ट्स पर बिलियन 2014 और वाइल्ड हॉर्स 2015। 2013 में हार्टनेट ऑफ प्लस कैमरा पर सम्मानित अतिथि थे। 21 2014 में उन्हें गॉथिक हॉरर सीरीज पेनी ड्रेडफुल में एथन चैंडलर के हिस्से में लिया गया था। 22 जिसे डबलिन और आयरलैंड के आसपास के स्थानों में शूट किया गया था। 23 बाद में हार्टनेट के चरित्र का पता लॉरेंस टैलबोट बटा वोल्फमैन के रूप में चला, जिसने अपने परिवार से दूरी बनाने के लिए अपना नाम बदल लिया था। 2017 में उन्होंने अत्सुको हिरानागी की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्वतंत्र फिल्म ओह लूसी 2017 में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर कान फिल्म समारोह में हुआ। उसी वर्ष उन्होंने उत्तरजीविता फिल्म 6 बिलो मिरेकल ऑन द माउंटेन में अभिनय और निर्माण किया, जिसे नकारात्मक समीक्षा मिली। इसके बाद उन्होंने छोटी फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिन्हें नकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया। 2020 में उन्होंने क्राइम ड्रामा टारगेट नंबर 1 में कनाडाई पत्रकार विक्टर मलारेक का किरदार निभाया। इसके बाद हार्टनेट ने गाई रिची की 2021 की रिवेंज ड्रामा फिल्म रैथ ऑफ मैन में सहायक भूमिका निभाई, इससे पहले कि रिची ने उन्हें अपनी 2023 की फिल्म ऑपरेशन फॉर्च्यून रूसेडी ग्वेरे में कास्ट किया। 24 जनवरी 2022 में हार्टनेट को क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर में अर्नेस्ट लॉरेंस के रूप में लिया गया। 25 जुलाई 2022 में वह ब्लैक मिरर के 6ठे सीजन में शामिल हुए। 26-27 सक्रियता हार्टनेट विभिन्न कारणों से जुड़े रहे हैं। 2007 में उन्होंने ग्लोबल कूल के ग्रीन लाइफस्टाइल अभियान का समर्थन करने के लिए फिल्मांकन से समय निकाला। 15 2011 में हार्टनेट यूएसएआईडी और एड काउंसिल के एफडब्ल्यूडी अभियान से जुड़े कुछ मशहूर हस्तियों में से एक बन गए, जो उस वर्ष पूर्वी अफ्रीका में सूखे से जुड़ी एक जागरूकता पहल थी। वह संकट के बारे में तथ्यों को आगे बढ़ाने के लिए टीवी और इंटरनेट विज्ञापनों में उमा थुरमन, चैनल ईमान और गीना डेविस के साथ शामिल हुए। 28 2012 में हार्टनेट मिनेसोटा में बराक ओबामा के अभियान में भी शामिल हुए। आधिकारिक अभियान यूट्यूब चैनल पर राष्ट्रपति का औपचारिक रूप से समर्थन करने से पहले मिनेसोटा ग्रेटर टुगेदर यूथ समिट जैसे कार्यक्रमों में दिखाई दिए। 29 वह मिनियापोलिस के मेयर आर्टी रेबक के साथ अप्रैल में ओबामा Q&A के लिए मिनेसोटा विश्वविद्यालय के मैकनामारा एलुमनाई सेंटर में भी दिखाई दिए। 30 व्यक्तिगत जीवन हार्टनेट ने 2012 में अंग्रेजी अभिनेत्री टैमसिन एगर्टन के साथ रिश्ता शुरू किया। 31 उनकी एक बेटी जन्म 2015, दूसरा बच्चा जन्म 2017 और तीसरा बच्चा जन्म 2019 है। 32 2022 में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने नवंबर 2021 में एगर्टन से शादी कर ली है। 33 वे दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में है, एम्पशायर के एलरेसफोर्ड के ठीक बाहर एक गांव में रहते हैं। 34 2024 में उन्होंने साझा किया कि उनका और एगर्टन का चौथा बच्चा है। 35 प्रसिद्धि के बारे में हार्टनेट ने कहा है, मुझे पता है कि उस पूरी दुनिया में होना कैसा होता है। मैं कुछ सालों तक वहां रहा और यह असहज था। मुझे लगता है कि शीर्ष पर बने रहने की कोशिश करना दुख का एक शॉर्टकट है। हार्टनेट ने अभिनय से 15 महीने का ब्रेक लिया। उन्होंने कहा, मैंने इस बारे में सोचने में थोड़ा समय बिताया कि क्या यह मेरे लिए सही है। 36 फिल्मोग्राफी इवान साइमन कैरी एल्वेस बटा LWS बटा जन्म 26 अक्टूबर 1962 1-2 एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। उन्हें द प्रिंसेस ब्राइड 1987 में वेस्टली के रूप में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। 3 साथ ही रॉबिन हुड, मेन इन टाइट्स 1993 और सो सीरीज जैसी फिल्मों में भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। 4 एल्वेस की अन्य फिल्मों में शामिल हैं ग्लोरी 1989, डेज ऑफ थंडर 1990, हॉट शॉट्स 1991, ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला 1992, ट्विस्टर 1996, किस द गर्ल्स 1997,
लायर लायर 1997, शैडो ऑफ द वैम्पायर 2000, द कैट्स म्याऊ 2001, एला एन्चांटेड 2004, पोप जॉन पॉल II 2005, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड 2011, 5, ब्लैकबेरी 2023 और मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023। वह द एक्स फाइल्स, सीन फील्ड, फ्रॉम द अर्थ टू द मून, साइक और लाइफ इन पीसेज सहित कई सीरीज में टेलीविजन पर दिखाई दिए हैं। 2019 में वह नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स और अमेजन प्राइम कॉमेडी सीरीज द मार्वलस मिसेज मैसेल में दिखाई दिए। 6-7 एल्वेस ने द प्रिंसेस ब्राइड पर काम करने के अपने समय का एक संस्मरण लिखा है जिसका नाम है एज यू विश, जो 2014 में प्रकाशित हुआ था। 8 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, एल्वेस परिवार के हथियार। 9 इवान साइमन कैरी एल्वेस का जन्म 26 अक्टूबर 1962 को वेस्टमिंस्टर, लंदन में हुआ था। वे पोर्ट्रेट पेंटर डोमिनिक एल्वेस 10 और टेसा कैनेडी, एक इंटीरियर डिजाइनर और सोशलाइट के 3 बेटों में सबसे छोटे हैं। कैरी कलाकार डेमियन एल्वेस 11 और फिल्म निर्माता कैसियन एल्वेस और मिलिका कास्टनर के भाई हैं। कैरी के सौतेले पिता इलियट कास्टनर एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और यूनाइटेड किंगडम में स्वतंत्र फिल्म उत्पादन स्थापित करने वाले पहले अमेरिकी थे। 10 कैरी के दादा पोर्ट्रेट पेंटर साइमन एल्वेस थे। 11 जिनके अपने पिता राजनिक और टेनर गिरवासे एल्वेस 1866 से 1921 थे। 12 कैरी के परदादाओं में से एक पहले बैरन रेनेल थे। कैरी के पास अंग्रेजी, आयरिश, स्कॉटिश, क्रोएशिया यहूदी और सर्बियाई वंश है। 13 बाद के 2 उनके नाना डस्का मैकलीन से हैं, जिनके दूसरे पति बिली मैकलीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के लिए एक ऑपरेटिव थे। 14-15 कैरी एल्वेस के रिश्तेदारों में से एक जॉन एल्वेस हैं, जो एक ब्रिटिश कंजूस थे जो एक क्रिसमस कैरल 1843 में एबेनेजर स्क्रूज के लिए प्रेरणा थे, जिसका उल्लेख चार्ल्स डिकेंस ने अपने अंतिम पूर्ण उपन्यास अवर म्यूचुअल फ्रेंड के 6ठे अध्याय में किया था। 16-17 एल्वेस ने खुद 2009 में एक क्रिसमस कैरल के फिल्म रूपांतरण में 5 भूमिकाएं निभाईं। अपने नाना के माध्यम से एल्वेस सर अलेक्जेंडर विलियम ब्लैकी कैनेडी से भी संबंधित हैं, जो ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद पेट्रा के पुरातात्विक स्थल का दस्तावेजीकरण करने वाले पहले फोटोग्राफरों में से एक थे। 18 एल्वेस को एक कैथोलिक के रूप में लाया गया था और वह वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल में एक वेदी लड़का था। 19 उनके पैतृक रिश्तेदारों में डुडले चार्ल्स कैरी एल्वेस 1868 से 1932, नॉर्थम्पटन के बिशप और एबॉट कोलंबा कैरी एल्वेस, एम्पलफोर्थ एबे, सेंट लुइस एबे जैसे पादरी शामिल हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में इस पर चर्चा की जब वह 2005 की CBS टेलीविजन फिल्म पोप जॉन पॉल II की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने युवा पुजारी करोल वोजटीला की भूमिका निभाई थी। 20 एल्वेस के माता-पिता का तलाक तब हुआ जब वह 4 साल का था। 1975 में जब एल्वेस 13 वर्ष का था, उसके पिता की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। 21 उन्होंने हैरो स्कूल 11 और लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में शिक्षा प्राप्त की। 22 1981 में वह न्यूयॉर्क के ब्रोंक्सविले में सारा लॉरेंस कॉलेज में अभिनय का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 23 वहां रहते हुए एल्वेस ने एक्टर स्टूडियो 23 और ली स्ट्रैसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट दोनों में अल पैचिनो के संरक्षक चार्ली लॉटन, अंग्रेजी अभिनेता चार्ल्स लॉटन के साथ भ्रमित न हों, के संरक्षण में अभिनय का अध्ययन किया। 22 एक किशोर के रूप में उन्होंने एब्सोल्यूशन, ऑक्टोपुसी और सुपरमैन फिल्मों में एक प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। कैरियर 1984 to 1999 फिल्म द प्रिंसेस ब्राइड 1987 से प्रॉप्स। एल्वेस ने अपने अभिनय की शुरुआत 1984 में मारेक कानिएव्स्का की फिल्म अंदर कंट्री से की, जो कि ब्रिटिश जासूसों बर्गेस, फिल्बी और मैकलीन के इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के कारनामों पर आधारित थी। उन्होंने एक समलैंगिक छात्र जेम्स हारकोर्ट की भूमिका निभाई। 11 इसके बाद उन्होंने हेलेना बोनहम कार्टर के साथ ब्रिटिश ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म लेडी जेन में गिलफोर्ड डुडले की भूमिका निभाई। उन्हें रॉब रेनर की फंतासी कॉमेडी द प्रिंसेस ब्राइड 1987 में स्थिरलड़के से स्वैशबकलर बने वेस्टली के रूप में लिया गया था, जो विलियम गोल्डमैन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। यह बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता थी 25, लेकिन इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली।
वर्षों की समीक्षाओं के परिणामस्वरूप इसने समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 97% स्कोर अर्जित किया। अच्छा 20। शुरुआत में स्टूडियो को नहीं पता था कि इसे कैसे मार्केट किया जाए। क्या यह एक एडवेंचर था, एक फंतासी, एक कॉमेडी, एक रोमांस, एक बच्चों की फिल्म? अंत में उन्होंने इसे बच्चों की फिल्म के रूप में बेचा और इसे काफी हद तक लोगों की जुबानी प्रचार पर निर्भर रहना पड़ा। लोग मुझे बताते हैं कि उनके पास अभी भी इसकी VHS कॉपी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो मूवी हमें 4 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिली थी और 3 मार्च और 7 अप्रैल को यूनाइटेड किंगडम में हमें देखने को मिली थी। साथ ही साथ 114 मिनट टोटली इसकी रनिंग लाइन थी जो कि बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ इसी के साथ बात की जाए तो इसके बजट के बारे में, बजट भी बहुत बढ़िया था और ये एक तरह से ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती हुई ये नज़र आई थी। तो इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों उसकी अपडेट मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।